मोहम्मद आमिर ये कहती हैं कि एक ज़माना था कि जब बेसबॉल की टर्मिनोलॉजी नई नई आई और इंटरनेशनल क्रिकेट में ये बात होना शुरू हो गई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेन स्टोक्स और हेड कोच ब्रेंडन मैकलम के बेसबॉल फिनोमेना हैज़ अराइव्ड। वो कहते हैं कि अब ना पाकिस्तान की क्रिकेट को देखकर ऐसे लगता है कि रिजवान इरा हैज़ बिगन। ठीक। और उन्होंने कहा कि रिजवान ने ना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में ये ओडीआई हुई है, इसमें जो उसने लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई हैं दे आर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, जो चीज़ है ना जेन्युइन वो है कि रिजवान की लीडरशिप क्वालिटीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं यार कि भैंस की आंख, हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2-1 से ओडीआई सीरीज़ जीते हैं। जो मैच हम हारे हैं वो भी ऑलमोस्ट हम जीते हुए थे, तो टेक्निकली हम वाइट वॉश के बिल्कुल पास से मुड़कर आ गए। उसमें इस सारी सीरीज़ में रिजवान ने टेक्निकली 3 मैचेस की सीरीज़ 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जीती है और 2 बैटर्स के साथ। है कि नहीं कमाल? आप देख लेना पाकिस्तान के जो 2 मैचेस वो जीते हैं उसमें आप अपने देखें, वो आपके ओपनर ही जो हैं वो ठीक ठाक किस्म का काम निबेड़ गए। आपके दोनों ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक। आप अपनी बॉलिंग में आए, आपने शाहीन की यूटिलाइजेशन की है, हारिस रऊफ़ की है, नसीम शाह की है, हसनैन की है। दूसरे ओडीआई में वो साइम अयूब ने भी 2-4 ओवर किए थे, 2-3 ओवर किए थे, वो भी उसका हाथ छाती सीधा करवाना था और तो कुछ भी नहीं। तो आपने 4 बॉलर्स के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम को निबेड़ दिया है। अच्छा, रिजवान का आप देखें कि उसकी चिट चैट कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, कॉन्स्टेंटली। वो इंडल्ज था हर एक बंदे के साथ, तीनों मैचेस में अपनी टीम के हर एक बंदे के साथ। उसने ये बात बिल्कुल जेन्युइन की थी रिजवान ने कि मैं वो वाला कप्तान नहीं बनना चाहता कि गया, टॉस किया, उसके बाद प्रेजेंटेशन में बैठा नज़र आएगा या प्रेशर में बैठा नज़र आएगा। नहीं, उसने कहा कि मैं अपने लड़कों के साथ भी इंगेज होऊंगा, मैं जिसे कहते हैं अपने स्टाफ के साथ भी इंगेज होऊंगा, अपनी मैनेजमेंट के साथ भी इंगेज होऊंगा। और वो सब कुछ रिजवान ने करते हुए दिखाया है। आप ये देखें ना कि फील्डिंग प्लेसमेंट्स, पाकिस्तान ने जो कैचेस पकड़े हैं, आप उनकी अगर फील्डिंग प्लेसमेंट्स देखें ना, इन पर्टिकुलर अगर आप ये तीसरे ओडीआई में अगर आप तीसरे में शायद ना मैथ्यू शॉर्ट का आउट अगर आप देखें, वो जो उसने पुल किया लेग साइड के ऊपर, नहीं दूसरा था कि तीसरा ओडीआई। अब वो जो फील्डर खड़ा था लेग साइड के ऊपर, वो ना तो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर था ना बहुत ज़्यादा आगे था, वो इन बिटवीन दोनों पे ना एक बड़े टेक्निकल स्पॉट के ऊपर रिजवान ने खड़ा किया था और शॉट ने हाथों में गेंद मारा उसके। अच्छा, उसके अलावा बॉलिंग चेंजेस बड़ी ज़बरदस्त रिजवान ने की हैं। उसको पता था मैंने शाहीन को किधर लगाना है, मैंने हारिस को कब यूटिलाइज़ करना है, मैंने हसनैन को कब करना है, मैंने नसीम को कब करना है। अच्छा, जब जब बॉलिंग चेंजेस हुई हैं रिजवान की तरफ से, पाकिस्तान को डिलीवर हुई हैं विकेट्स। वो क्या नाम है, शाहीन से जनाब नए गेंद से करवा कर उसे बाद में लेकर आना हो, हारिस रऊफ़ का जिसे कहते हैं स्पेल हो ओपनिंग और उसके बाद का, उसमें नसीम शाह की तेज़ गेंदबाजी हो नए गेंद के साथ या पुराने के साथ, और हसनैन की। आप चेक करें कि रिजवान की जो जिसे कहते हैं ना बॉलर्स के साथ इंगेजमेंट, वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली चल रही थी। वो पूछ रहा था कि किस तरीके से फील्डर रखना है, कहाँ पर रखना है। हारिस रऊफ़ के साथ उसकी एक कम्युनिकेशन आपको नज़र आएगी, वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें वो उससे पूछ रहा है कि यार फील्डर को डीप थर्ड मैन था शायद, उसको आगे करना है, उसको पीछे करना है, टोटली योर कॉल है, तुम बता दो जिस हिसाब से भी करना है। तो हारिस रऊफ़ ने मेरे ख्याल में आगे खड़ा करवा लिया था। ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे आपको पता चलता है कि यार रिजवान ना कॉन्स्टेंटली गेम के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है। आपको पता है कि तीसरे ओडीआई में तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के ना, अल्लाह आपका भला करे, कोई 30 से 40 रन्स, इतने तो पक्के ही होंगे, 30-40 रन्स उनके एजेस लग कर आए हैं, एजेस लग कर। और सिर्फ ये था कि फील्ड प्लेसमेंट ठीक थी। रिजवान ने 3 स्लिप्स खड़ी की हुई थी, एक गली खड़ी की हुई थी। अब ये तो कंफर्म था कि ये इनके ऊपर से कहीं से गई तो चौका है, या इनके बीच में से वो टिप्पा खा के निकल गई, या इनके बीच में से किसी गैप में से निकल गई, वो चौका है। यहाँ ये मज़ेदार बात है कि मुझे ना बेसिकली मज़ा जो ज़बरदस्त चीज़ लगी वो ये है कि आपने स्लिप स्क्वाड्रन गली सब कुछ सेट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि यू न्यू के एजेस निकलेंगे, और एजेस एक नहीं 8-9 निकले हैं। और तो किस्मत ख़राब कि उनमें से कोई भी जो है ना, ये जो एजेस निकले हैं जिन पे चौके हुए हैं,
ये हाफ द चांस भी नहीं थे। हाफ द चांस से मतलब ये कि यार आगे गिर जाए या समथिंग लाइक दैट, नहीं, या हाथ पे लग जाए, कैच मुश्किल हो, नहीं, वो बिल्कुल ही ऊपर से गए हैं एजेस, ठीक है, कोई बिल्कुल जिसे कहते हैं गैप में से चले गए ग्राउंड करके। तो रिजवान न्यू, मैं सिर्फ उसकी ना फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि उसको पता था कि यार मैंने ना किधर फील्डर कैसे खड़ा करना है, और उसने अगर एजेस के लिए फील्डर खड़े किए हुए थे ना तो एजेस निकले भी हैं, बस वो किस्मत ख़राब नहीं है, वो एजेस सारे उड़ते रहे हैं, कोई भी बीच में तो नीचे जहाँ पर भी एज लग गया, पाकिस्तान ने स्लिप में भी कैचेस पकड़े हैं, रिजवान ने एजेस पकड़े हैं, डीप में भी पाकिस्तान ने फील्डिंग अच्छी की है। तो थोड़े बहुत ये भी है, एक फैक्ट है कि पाकिस्तान ने कुछ कैचेस ड्रॉप भी किए हैं, शाहीन ने कैच ड्रॉप किया है, इरफान ने कैच ड्रॉप किए हैं, तो वो कुछ कैचेस ड्रॉप भी हुए हैं। कैचेस तो खैर अपना ऑस्ट्रेलिया ने भी ड्रॉप किए हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया तो इतने प्रेशर में था कि तीसरे मैच में उन्होंने एक पूरे का पूरा रिव्यू ज़ाया कर दिया, अच्छा खासा एज लगा था, उन्होंने कहा ठीक है जाने दो, इस रिव्यू को लेकर क्या ही करेंगे, स्कोर ही हमने कितना किया, 140 क्या डिफेंड करेंगे, उनकी तो ये मेंटालिटी थी। तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि रिजवान की कैप्टनसी ब्रिलियंट थी भाई। अच्छा, साइम अयूब की यूटिलाइजेशन, अब्दुल्ला शफीक की, वो तीनों मैचेस में उनके साथ किया है। हालांकि पहले मैच में ही दोनों इतना ख़ास नहीं चले, लेकिन रिजवान स्टक विद बोथ ऑफ देम, और उन दोनों ने फिर डिलीवर किया दूसरे मैच में, फिर तीसरे मैच में भी किया। थोड़ी बहुत ही ज़रा जिसे कहते हैं अच्छा खासा खेलते खेलते ज़रा तीसरे मैच में आउट हो गए, वरना तीनों ने 50, फिर भी दोनों ने 50 तीसरे मैच में भी मार जानी थी जिस तरीके से वो खेल रहे थे। क्योंकि पर्थ की विकेट का ये है ना कि पर्थ की विकेट बाकी MCG और एडिलेड की निस्बत ना इतनी जल्दी उसका बाउंस जो है ना वो टीयर डाउन नहीं होता, वो ज़रा टाइम लेता है बियर डाउन होने में ना, वो जिसे कहते हैं ना बियर टीयर, वो ज़रा बाउंस अपने लेवल पर आने में उधर टाइम लगता है, ये जो वाक़ा का है ना। बट यार ओवरऑल मोहम्मद आमिर की बात से आई वुड टोटली एग्री कि रिजवान हैज़ बिन आउटस्टैंडिंग। उसकी कैप्टनसी वाकई ही में, उसकी ना कैप्टनसी में आपको एक रंग नज़र आता है, एक बड़ा डिफरेंट किस्म का एक एलिमेंट नज़र आता है। और बड़ी अच्छी बात है कि उसके कैप्टनसी के अंदर ना पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम एक यूनिट बन गई है। ये सबसे मेजर है फैक्टर कि आप एक यूनिट बने हैं, और द मोमेंट आप एक यूनिट बने हैं आप जीत गए भाई ऑस्ट्रेलिया में। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, आप ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं एक यूनिट बनते साथ ही। हालांकि यही लड़कियां अभी पीछे मार खा रहे थे, T20 क्रिकेट उठाकर देख लें, वर्ल्ड T20 उठाकर देख लें, मारें खा रहे हैं बिल्कुल डायरेक्शन लेस, पता ही कोई नहीं किसी ने क्या करना है, फलाने ने क्या करना है, क्या रोल है, क्या समथिंग, कुछ पता नहीं है। द मोमेंट रिजवान के अंडर आए हैं तो अब सारे बिल्कुल ठीक ठाक सूत्रों में हुए में हैं। उसकी एक मेजर रीज़न जो कि रिजवान की कप्तानी से ज़्यादा बड़ी है, वो PCB है, वो मोहसिन नकवी है, वो मोहसिन नकवी का दिया हुआ डंडा है। वो ज़रूरी है ना, इंसान प्यार की भाषा कम ही समझता है, हमारी फितरत में है, क्या करें, डंडा आता है ना तो फिर सब ठीक हो जाते हैं। आप ओवरऑल आगे पीछे देख लें, आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। रिजवान से क्रेडिट नहीं लेंगे, बल्कि रिजवान को क्रेडिट देंगे। बाय द वे, डंडा अपनी जगह नकवी साहब का दिया हुआ, लेकिन रिजवान को क्रेडिट डेफिनेटली बनता है कि उसके अंडर ना, उसकी वो कप्तान बना है ना, तो आपकी टीम की ओवरऑल सारी की सारी लुक ही डिफरेंट हो गई है। ये अब आप चपड़ कनातिए नहीं लगते, अब आप वाकई ही में एक जेन्युइन क्रिकेट टीम नज़र आती है, जिसके बारे में ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स ही कहते हैं कि ये टीम किसी टीम को भी हरा सकती है। अंदाज़ा करो, ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, और ऐसा नहीं है कि इस टीम में अचानक से सारे बलवान आ गए हैं, वही पुराने नाम है। ये होता है डंडे का कमाल और एक अच्छे कप्तान के अंदर खेलना। पीस आउट।